Hello students, welcome to our current affairs session. In today's class, we will discuss some important current affairs of 27 जुलाई 2024. तो आज हम 27 जुलाई 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन टूडेज सेशन आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जो किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, सम नेशनल न्यूज, सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन कैबिनेट के थ्रू अगर कुछ इनिशिएटिव लिया गया है तो उससे रिलेटेड जो न्यूज बन सकती हैं वो कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्तीय समाचार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। देन वी विल डिस्कस सम स्पोर्ट्स न्यूज, कुछ खेल समाचार देखेंगे। देन ऑब्चुरी से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है तो वो किस बेसिकली इवेंट से, किस फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, तो पुरस्कार और मान्यता से रिलेटेड समाचार। डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार, स्टेट न्यूज, राज्य समाचार और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। क्लियर? So start करते हैं। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी यूनाइटेड नेशन ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, विच इज सोफी, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। यूनाइटेड नेशन की सोफी रिपोर्ट बताती है कि जो हंगर है उससे लगभग वर्ल्ड की 9% पॉपुलेशन जूझ रही है। तो 2023 में भूख ने विश्व की लगभग 9% जनसंख्या को प्रभावित किया है और ये संयुक्त राष्ट्र की सोफी रिपोर्ट 2024 बताती है। उसके अलावा ये वैश्विक स्तर पर बताती है कि 2023 में लगभग 733 मिलियन लोगों ने भूख का सामना किया था, जो वैश्विक स्तर पर हर 11 में से एक व्यक्ति के बराबर है। मतलब हर 11 व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं भूखमरी का सामना कर रहा है। तो जो सोफी रिपोर्ट की थीम थी वो थी भूख, खाद्य असुरक्षा और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के लिए वित्त पोषण, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 शून्य भूख को प्राप्त करने पर केंद्रित है। भारत में 194.6 मिलियन कुपोषित लोग रहते हैं जो किसी भी देश में सबसे अधिक हैं और इनकी लगभग, जो अगर मैं इनके काउंट की बात करूं तो ये टोटल पॉपुलेशन के 13% के बराबर है। 2023 में 713 मिलियन से 757 मिलियन लोगों ने भूख का सामना किया, जो 2019 की तुलना में लगभग 152 मिलियन अधिक है। रिपोर्ट को ब्राजील में आयोजित G20 के वैश्विक गठबंधन भूख और गरीबी कार्यालय बल मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया है। तो ये रिपोर्ट रिपोर्ट कहाँ पर लॉन्च की गई है? G20 की अभी जो मीटिंग हुई है कहाँ पर? ब्राजील में। क्लियर? तो रिपोर्ट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। बेसिकली ये कोलैबोरेशन से रिलेटेड है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विच इज IAEA, उसने सतत विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनोस के साथ साझेदारी की। व्हाट इज UNOSC? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। सो समझौते पर हस्ताक्षर बेसिकली जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है IEA की हुआली और जो यूनेस्को के बेसिकली जो डायरेक्टर जनरल हैं डीमा अल खतीब ने किए हैं। समझौता कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों और नई रिपोर्ट के प्रकाशन जैसी संयुक्त गतिविधियों को रेखांकित करता है ताकि IAEA दक्षिण दक्षिण प्रैक्टिशनरों के साथ और अधिक निकटता से काम कर सके। तो IAEA नए यूनेस्को कार्यक्रम जैसे डेटा टू पॉलिसी नेटवर्क और सॉल्यूशन लैब में भाग लेगा ताकि लक्षित कार्यशालाओं की मेजबानी की जा सके और उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बेसिकली पारंपरिक तकनीकों द्वारा समर्थन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज।
तो इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। सबसे पहले हम मैंग्रोव की बात करें तो भारत में जो मैंग्रोव्स हैं वो डेल्टा वाले रीजन पे और जो बेसिकली कोस्टल एरियाज है वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो भारत में मैंग्रोव कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टास में। तो 2024 में बेसिकली 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है बाय यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम। यह दिन भूमि और समुद्र के बीच स्थित अद्वितीय और प्रचुर मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए नौवां अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को। तो 2015 में एक प्रस्ताव को अपनाया था जिसके तहत 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया और पहली बार 26 जुलाई 2016 को इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इज फिल्म मेकर शेखर कपूर अपॉइंटेड एज अ IFFI फेस्टिवल डायरेक्टर। तो IFFI व्हाट इज? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो वेटरन फिल्म मेकर है शेखर कपूर जिन्हें अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वे इस फेस्टिवल के 55th और 56th एडिशन की अध्यक्षता करेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के थ्रू इन्हें बेसिकली घोषणा की गई है कि शेखर कपूर को IFFI फेस्टिवल का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? तो सेम न्यूज है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक दो पॉइंट्स और ऐड हो गए इस न्यूज में। अभी ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है? ये 56वें और 55वें के लिए अपॉइंट किया गया है जो कब से कब तक? 20 से 28 नवंबर तक कहां पर आयोजित होगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके साथ-साथ शेखर कपूर की हम बात करें तो 2020 से 23 तक पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान के भी अध्यक्ष रहे हैं। भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसको 1952 में जिसकी शुरुआत हुई थी और एशिया का ये मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल भी है। नेक्स्ट इज अ नेशनल न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने सिम्स 2.0 पोर्टल एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ सेफ्टी गाइडलाइन फॉर आयरन एंड स्टील सेक्टर बुक लॉन्च की है। तो केंद्रीय मंत्री हैं HD कुमार स्वामी जो इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया जो इस्पात आयात के बारे में उन्नत जानकारी प्रदान करेगा। उसके साथ साथ पुस्तक लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा निर्देशक का दूसरा खंड जो लौह और इस्पात क्षेत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले 16 प्रक्रियाओं को कवर करता है उसको भी बेसिकली जारी किया है। सिम्स 2.0 सिम्स मीनिंग स्टील इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बेसिकली को विदेशी व्यापार महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो और MSTC लिमिटेड के योगदान से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जो लौह और इस्पात उद्योग है उसमें सुरक्षा और उत्पादकों को बढ़ाना है। उद्योग को विश्व स्तर सुरक्षा मानकों को अपनाना और दुर्घटनाओं को समाप्त करने में सहायता करना है। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागेंद्र सिंह सिन्हा इस्पात मंत्रालय के सचिव मंत्री भी शामिल रहे। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। 25th कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। बेसिकली ये इंडिया की विक्ट्री शो करता है कारगिल वॉर में 1999 में जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को 26 जुलाई को कारगिल में हराया था। तो ये जो दिन है ये उन ब्रेव और सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को बेसिकली ट्रिब्यूट देता है जिन्होंने कारगिल वॉर के समय अपनी जान दी थी। इस बार ये 25वीं एनिवर्सरी है 26 जुलाई 2024 को मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शिकोंग ला सुरंग परियोजना के पहल विस्फोटक को वर्चुअल देखा जो पूरे होने पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय नामक एक आक्रामक कार्रवाई की थी। तो ऑपरेशन विजय के थ्रू बेसिकली पाकिस्तान को कारगिल वॉर में हराया गया था। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। टॉलिक अवॉर्डेड राजभाषा गौरव सम्मान एंड नगर राजभाषा सम्मान। तो व्हाट इज टॉलिक? टॉलिक इज अ PSU टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बेस्ड एक PSU है जिसको अभी राजभाषा गौरव सम्मान 2024 23-24 के लिए प्रदान किया गया है फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन।
क्लियर? तो 2022-23 के लिए नगर राजभाषा सम्मान संबंधित संगठनों के हिंदी अधिकारियों समन्वय को प्रदान किया गया। पुरस्कार को अतुल भट्ट अध्यक्ष TOLIC विशाखापट्टनम और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड CMD द्वारा NTPC द्वारा आयोजित 15वीं TOLIC बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया। विशाखाधारा TOLIC हिंदी पत्रिका का 8वां अंक भी इस अवसर पर जारी किया गया। विजेताओं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC शिमाद्रियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल हैं। Next is also a national news. Commemorate postage stamp release for 25th anniversary of कारगिल विजय दिवस। अभी हमने पढ़ा है 1999 में भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय के थ्रू कारगिल वॉर में हराया था। तो उसी की जयंती पर पोस्ट विभाग ने लद्दाख के द्रास कारगिल में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह रिलीज कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती को चिन्हित करती है और यह सशस्त्र बलों की असाधारण बहादुरी, दृढ़ संकल्प और बलिदान को भी मान्यता देता है। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वायरल हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारियों का एक समूह है जो यकृत में सूजन पैदा करता है और गंभीर यकृत रोग और कैंसर का कारण बन सकता है। इस वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती का समाधान करने की तत्कालिकता 2024 की स्मृति के करीब आते ही पहले से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सुमृति अरोड़ा द्वारा पोस्ट किया गया बेसिकली। नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो नेशनल न्यूज। पार्श्व गायक मुकेश जी की 100वीं जयंती पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री नई दिल्ली के आकाशवाणी रंगत भवन ऑल इंडिया रेडियो में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। भारत डाक ने मुकेश की 100वीं जयंती पर 30 रुपए का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मुकेश हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक और अभिनेता था जिन्होंने उल्लेखनीय कार्यों में आदाब और जो सत्यम शिवम सुंदरम शामिल हैं। उन्हें कई फिल्म पुरस्कार मिले जिनमें 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक और रजनीगंधा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर तैयार की गई है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित करने के लिए तैयार है। सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर स्थित होगी। यह परियोजना का मूल्य लगभग 284 करोड़ रुपए और यह 67,442 22 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करना, कई बार हैंडलिंग को कम करना और कृषि उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाना है। Clear. Next is also banking and financial news. All India Consumer Price Index number for agriculture and rural लेबर्स। तो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए। तो अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जून 2024 में प्रत्येक में 11 अंकों की वृद्धि हुई है। जो पहले 1280 था वो 1292 में पहुंच गया है और बेसिकली 7.02% से 70.04% की वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति की दरें भी देखी गई हैं। तो इन दरों की तुलना जून 2023 में 6.31% और 6.16% से की गई है। नेक्स्ट इज आरबीएस रिवाइज डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फ्रेमवर्क। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घरेलू धन हस्तांतरण जो ढांचा है उसमें संशोधन किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं द्वारा घरेलू धन हस्तांतरण सेवाओं के लिए ढांचे में संशोधन किया, जिससे अपने ग्राहकों को जाने आवश्यकता अधिक कड़ी हो गई है। मतलब केवाईसी और क्या हो गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। नए बदलाव 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होंगे ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग का मुकाबला और रोकथाम की जा सके। प्रेषण बैंक को नगद भुगतान सेवाओं के लिए लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। बैंक और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को 2016 में जारी केवाईसी निर्देशों के अनुसार सत्यापित सेल फोन नंबर और स्वयं प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेजों का उपयोग करके प्रेषणों को पंजीकृत करना होगा। अब हर लेनदेन को एक अतिरिक्त
प्रमाणीकरण कारक के माध्यम से सत्यापित करना आवश्यक होगा, जिससे ऑनलाइन लेन-देन सुरक्षा और सुरक्षित हो सके। नेक्स्ट, कैबिनेट कंपटीशन ऑफ इंडिया के कुछ अप्रूवल्स आए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ेस हैं। सो बेसिकली मणिपाल हेल्थ सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एमईएमजी फैमिली ऑफिस एलएलपी द्वारा आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। तो आकाश एजुकेशन को एक्विस्ट कर लिया गया है मणिपाल हेल्थ सिस्टम एंड एमईएमजी फैमिली ऑफिस एलएलपी के द्वारा। उसके साथ सीसीआई ने सनलम इमर्जिंग मार्केट लिमिटेड द्वारा श्रीराम जीआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 16.12% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। उसके साथ साथ एसईएमएम द्वारा श्री राम एलआई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 16.12 शेयर धारकों के अधिग्रहण के लिए एक और मंजूरी दी गई है। और सीसीआई एक संवैधानिक निकाय है जिसे 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत 2003 में स्थापित किया गया था और ये 2009 से कार्यरत है। ओके, नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक ने इकोजोन बेसिकली लॉन्च किया, जो एशिया का सबसे पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है। तो एशिया का सबसे पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? इकोजेन। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इकोजेन लॉन्च किया है, जो एशिया का पहला कम कार्बन ग्रीन जिंक बॉन्ड है, जिसे एक वैश्विक स्थिरता परामर्श फर्म द्वारा जीवन चक्र आंकलन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। इकोजेन का कार्बन फुटप्रिंट प्रति टन जिंक उत्पादन पर 1 टन कार्बन समकक्ष से कम है, जो इससे वैश्विक औसत से काफी कम बनाता है। जिंक का निर्माण नवीकरणीय ऊर्जाओं का उपयोग करके किया जाता है, जिससे वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 75% कम कार्बन फुटप्रिंट होते हैं। यह पहल 2050 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के एचजेडएल के लक्ष्य के अनुरूप है। उदयपुर राजस्थान स्थित एचजेडएल को एसएनडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के अनुसार दुनिया की सबसे स्थायी धातु और खनन कंपनी के रूप में भी मान्यता मिली है। नेक्स्ट इज तेलंगाना बेसिकली सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का प्रेजेंटेड स्टेट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हैं मल्लू भट्टी, जिन्होंने 2.91 लाख करोड़ का बजट पेश किया है तेलंगाना सरकार के लिए। यह दिसंबर 2023 में चुनी गई कांग्रेस सरकार द्वारा हैदराबाद में तेलंगाना विधानसभा में प्रस्तुत किया गया पहला पूर्ण बजट है। कुल राजस्व का अनुमान 2,90,000 करोड़ रुपए है, जिससे 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के खुले बाजार के ऋण शामिल हैं। तेलंगाना ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान 7.4% की वृद्धि दर्ज की बेसिकली, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 7.6% थी। राजस्व व्यय 2,20,945 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और पूंजीगत व्यय 33,487 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली प्रस्तावित है। ओके, नेक्स्ट, सरकार ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना बेसिकली क्या की है? लॉन्च की है। तो केंद्र ने संशोधित मॉडल कौशल योजना पेश की है। यह योजना देश के युवाओं के कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह 25 जुलाई को कौशल विकास और उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य उन्नत कौशल शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली। ओपन एआई ने सर्च जीपीटी लॉन्च किया, एआई संचालित खोज में एक नया युग। तो ओपन एआई ने सर्च जीपीटी नामक एक एआई संचालित सर्च इंजन की घोषणा की है। यह पहल $200 बिलियन के खोज बाजार में गूगल के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती का प्रतिनिधित्व करती है। सर्च जीपीटी इंटरनेट खोज के परिदर्शन को बदलने की उम्मीद है। लॉन्च चल रही एआई क्रांति में एक नया अध्याय भी है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज। पेरिस ओलंपिक 2024, तो नीता अंबानी को दोबारा से अपॉइंट किया गया एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर। तो नीता अंबानी जो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं, उनको पेरिस से पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। उसे 22 से 24 जुलाई तक पेरिस फ्रांस में आयोजित 122वें आईओसी सत्र में 100% वोट प्राप्त हुए। नीता अंबानी 2016 में आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उन्होंने भारत को ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके साथ साथ 142वें आईओसी सत्र के दौरान 2 नए उपाध्यक्ष और 2 कार्यकारी बोर्ड सदस्यों के साथ साथ 8 नए आईओसी सदस्यों का भी चुनाव किया गया है। नए उपाध्यक्ष मोरक्को की नवाल एल मुतवाकिल और अर्जेंटीना के जेराडो हैं,
जबकि मिकाला कोंजुगाओ और ली लिवन को कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। क्लियर? तो इंडियन आईओसी ने 2030 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए फ्रेंच अल्प्स को चुना और 2030 की मेजबानी के लिए सोल्ट लेक सिटी यूटा को चुना। फ्रांस के पेरिस में 142वें ओलंपिक सत्र के दौरान ओलंपिक कमेटी ने 2030 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए फ्रेंच को चुना है और 2024 जो बेसिकली 2034 है उसकी जो मेजबानी करेगा वो सोल्ट लेक सिटी उठा करेगा। फ्रेंच ऑल्प्स 2003 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया और खेल ओवर्गे रोन अल्पास और प्रोवेस अल्पास कोटे दा अजूर क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। उसके साथ साथ यूटा 2034 प्रतिनिधित्व का नेतृत्व यूटा के गवर्नर सस्पेंसर क्रॉस ने किया और इसका उद्देश्य एसएलसी 2002 खेलों के लाभ को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो 2030 के लिए फ्रांस और 2034 के लिए यूटा। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड रिनोरी मराठी लिटरेचर फ्रांसिस डी ब्रिटो पास्ड अवे। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता थे बेसिकली फादर फ्रांसिस डी ब्रूटो। वो महाराष्ट्र के पारगल जिले में 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। डी ब्रूटो ने ही हरित वसई आंदोलन की स्थापना की थी जो पर्यावरण और छोटे किसानों की शक्तिशाली भूमि डेवलपमेंट से बचाता है। उन्हें 2013 में सुबोध बाइबल नया करार जो बाइबल द न्यू टेस्टामेंट का मराठी अनुवाद किया जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार भी मिला है। उसके साथ साथ उन्हें ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार भी 2013 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इज क्यूरेटर राहल अब्बासा को फ्रांस के ऑफिशियल डांस ला ऑर्डर बेसिकली अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रांसीसी सरकार ने भारतीय क्यूरेटर और लेखक राहब अल्लाना को समकालीन दक्षिण एशिया फोटोग्राफी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और भारत फ्रांस कलात्मक सहयोग में योगदान के लिए अपने ऑफिशियल डांस ला अवार्ड से सम्मानित किया है। थीरी माथु भारत में फ्रांस के राजदूत ने नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत में एक समारोह के दौरान राहब अल्लाबा को यह पद दिया, यह पदक बेसिकली प्रदान किया है। उन्होंने दक्षिण एशियाई फोटोग्राफी पर कई प्रदर्शनों का आयोजन किया है जिसमें रेनक्रॉन्टेस डे आल्ट और म्यूजे डू क्राइन ब्राउनी जैसी उल्लेखनीय फ्रांसीसी संस्थाओं के साथ सहयोग शामिल है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। सीआरपीएफ फाउंडेशन डे। तो 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स विच इज सीआरपीएफ उसका बेसिकली क्राउन प्रतिनिधित्व की पुलिस के रूप में स्थापना की गई थी। और तो इसी को लेके 27 जुलाई को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं सीआरपीएफ। बेसिकली पहले से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका जो नाम था वो 28 दिसंबर 1949 को पड़ा था। तो सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है जो इंटरनल सिक्योरिटीज को मेंटेन करती है। तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई 1939 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। हिमाचल प्रदेश सीएम रिलीज एक रेफ्यूजी साइंटिस्ट ऑटोबायोग्राफी बाय डॉक्टर एम के सिंगारी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डॉक्टर एम के सिंगारी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ रेफ्यूजी साइंटिस्ट का विमोचन किया है। यह पुस्तक जो नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है डॉक्टर सिंगारी की 5वीं पुस्तक है और इसे एक शरणार्थी से एक अग्रणी उद्योगपति बनने तक की उनकी जीवन यात्रा को दर्शाती है। डॉक्टर एम के सिंगारी का परिवार 1947 में ब्रिटिश विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आ गया था। पुस्तक का उद्देश्य डॉक्टर सिंगारी की चुनौतियों को पार करने और अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की कहानी से पाठकों को प्रेरित करना है। तो ये थे कुछ हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस की है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखी जिसमें हमने यूएन की सोफे रिपोर्ट देखी जिसमें वर्ल्ड की 9% पॉपुलेशन हंगर से जूझ रही है। देन आईए पार्टनर विद यूनोस टू बूस्ट साउथ साउथ कोऑपरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन डे देखा हमने जो कब मनाया जाता है 26 जुलाई को। नेशनल न्यूज में हमने देखा शेखर कपूर को आईएफएफआई का बेसिकली डायरेक्टर बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने पोर्टल लॉन्च किया है सिम्स 2.0। 25वां कारगिल दिवस सेलिब्रेट किया गया। उसके साथ साथ टॉलिक को राजभाषा गौरव सम्मान और नागर राजभाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के लिए एक डाक स्मारक जारी किया गया है। उसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है उसमें भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्टार्ट की गई।
बैंकिंग में हमने देखा आरबीआई ने रिवाइज किया है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फ्रेमवर्क और कुछ सीसीआई के अप्रूवल्स देखे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा ओपन एआई लॉन्च करने जा रहा है सर्च जीपीटी। स्पोर्ट्स में हमने देखा नीता अंबानी को रीइलेक्ट किया गया आईओसी के मेंबर्स के लिए। और फ्रेंच एल्प्स जो है 2023 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। क्लियर। ऑप्चरी में हमने साहित्य अकेडमी अवार्ड विनी मराठी लिटरेचर देखी फ्रांसिस डी ब्रूटो जिनकी अभी डेथ हुई है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में हमने देखा राहब अल्लाना को फ्रांस ने अवार्ड से सम्मानित किया है। रक्षा में हमने देखा सीआरपीएफ डे और स्टेट न्यूज में तेलंगाना सीएम डीएम मल्लू भट्टी विक्रमा बेसिकली डेप्यूटी चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ने अभी वहां का बजट पेश किया है। और एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट ऑटोबायोग्राफी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच वी हैव डिस्कस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।